तो पिछले संडे आपने एक इमारत को गिरते हुए देखा, डायनामाइट लगा करके उस बिल्डिंग को नीचे गिराया। वो तस्वीरें अभी थोड़ी देर में हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे। 9 सेकंड में ये बिल्डिंग, 9 से 12 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर गई, धड़ाम हो गई। अब मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, लेकिन इस इमारत के पीछे की भी एक दास्तान है और एक पहलू सुपरटेक अपना स्पष्टीकरण देती है। कई पहलू। हमारे साथ सुपरटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. अरोड़ा आप जुड़े हुए हैं। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल अरोड़ा जी आपसे ये है कि तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका हवाला देते हुए एक सवाल ये पूछा कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी सजा एक इमारत को मिली, लेकिन उसे बनाने वाले और बनने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक आपने भ्रष्टाचार वर्ड बोला ना, ये गलत है। क्योंकि ये बिल्डिंग नोएडा अथॉरिटी द्वारा 2005 में अलॉटमेंट करने के बाद स्वीकृत कराई गई थी और 2005 में जो अलॉटमेंट हुआ था वो नोएडा अथॉरिटी ने फुल पेमेंट लेने के बाद अलॉटमेंट किया था। उसके बाद इसकी अप्रूवल हुई और इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में डेवलप करने का प्लानिंग हुआ। एक फेज 15 टावर जो लोग हमारे खिलाफ गए थे और दूसरा फेज था 2 टावर का। तो इसके अंदर ये आप मतलब क्लैरिटी करना चाह रहा हूं कि जी इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। प्रोजेक्ट का पूरा मुझे इजाजत दें अरोड़ा जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मेरे हाथ में है, जिसमें वो कहते हैं की वायलेशंस कंस्ट्रक्शन प्लान सैंक्शन बाय नोएडा अथॉरिटी वाज कॉन्ट्ररी टू बिल्डिंग रेगुलेशंस। मैंडेटरी डिस्टेंस जो ब्लॉक्स में होना चाहिए वो नहीं था। मूवमेंट स्पेस जितनी जरूरी होनी चाहिए 2 टावर्स के बीच में वो 9 ही मीटर थी। इसके बाद कोल्यूजन की बात, आप कहते हैं भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है। ये आप देख लें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या लिखा है। सैंक्शन ऑफ फ्लॉड कंस्ट्रक्शन, रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज बिल्डिंग प्लान्स टू रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और अब नेफेरियस कंप्लिसिटी ऑफ द प्लानिंग अथॉरिटी। नेफेरियस कंप्लिसिटी यानी कि साठगांठ। तो फिर ये अगर भ्रष्टाचार नहीं है अरोड़ा जी, तो फिर क्या है? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हम लोग पिछले 40 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और एवरी टाइम्स हम इसी तरह की डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। हर जगह हर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हम नक्शा डालते हैं और नक्शा पास करते हैं और उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जी बिल्डिंग की अप्रूवल जो होती है वो बिल्डिंग बायलॉज से होती है और आज की डेट में भी वो बिल्डिंग बायलॉज प्रीवेल करता है, उसी हिसाब से बिल्डिंग की अप्रूवल हुई है। तो ये कहना कि जी बिल्डिंग की अप्रूवल गलत हुई है, ये कहना गलत। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए जिसके चलते ये इमारत ढहा भी दी गई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप बताएं कि वो कौन थे लोग अथॉरिटी में जिनके साथ नेफेरियस कंप्लिसिटी हुई? ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं सर, मेरे नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है मुझे उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिल्डिंग गिरा दो। हम लोगों ने बिल्डिंग गिरा दी और अपनी कोस्ट पे गिरा दी। पर आप कह रहे हैं आपने नियम कानून से पूरी फीस दे करके इमारत बनाई, आप ये कह रहे हैं ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब अपनी तरफ से आप कह रहे हैं आपने पूरा सब बिल्डिंग बायलॉज के नियम के आधार पर ये बिल्डिंग बनाई, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है नेफेरियस कंप्लिसिटी, तो क्या आपका अरोड़ा जी दायित्व नहीं बन जाता है कि आप आगे चल करके बताएं कि वो कौन थे लोग जिन्होंने ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए कि ये बिल्डिंग की आज ये हालत हुई कि बताइए आपकी बिल्डिंग ही गिर गई या गिरानी पड़ी? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, मेरा इसमें ये कहना है कि बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से पास होती है और बायलॉज केवल इसी बिल्डिंग के लिए तो थे नहीं, ये बिल्डिंग सभी बिल्डिंग के ऊपर सेम बायलॉज लग रहे थे और सेम बायलॉज आज की डेट में भी प्रिवेल करते हैं। तो आज की डेट में भी जो सैंक्शन हो रही है इसी बायलॉज से हो रही है। दूसरी बात कि जो बिल्डिंग की अप्रूवल हुई एक बार में नहीं हुई, 2005 में हुई, 2007 में हुई, 2009 में हुई, 2012 में हुई। तो एक बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे अधिकारी भ्रष्ट थे? क्या सब अधिकारियों ने पैसा लेकर बिल्डिंग को पास किया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब अप्रूवल होती है तो कम से कम 10-10 ऑफिसर उसको साइन करते हैं, अप्रूवल देते हैं। और आज साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि आज की डेट में भी अगर कोई बिल्डिंग पास कराएगा, सेम बायलॉज को लेकर जाएगा, सेम बायलॉज के हिसाब से बिल्डिंग पास होगी। इसके अंदर जो
मेन क्रक्स मैं आपको अरोड़ा जी, बताना चाहता आपकी बात सुन करके तो ये लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कोर्ट का फैसला पढ़ दिया। सैंक्शन ऑफ फ्लॉड कंस्ट्रक्शन प्लान, रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज बिल्डिंग प्लान और नेफेरियस कंप्लिसिटी। इसका तो मतलब यही है कि वो गड़बड़ तरीके से नक्शा पास हुआ था। आप कह रहे हैं कि अभी भी वही नियम है? हाँ बिल्कुल, आज की डेट में वही नियम है। इसके अंदर जो जिस ग्राउंड के ऊपर जो डिमोलिशन ऑर्डर किया, वो ग्राउंड में आपको बताना चाहता हूं। ये ग्राउंड ये था कि 2005 में जब हमने प्लान किया तो 15 टावर बनाकर 2009 में लोगों को दे दिए, लोगों ने रहना शुरू कर दिया। सेकंड फेज में जिसमें 2 टावर हैं, जिसको आज हम ट्विन टावर कह रहे हैं, ट्विन टावर का निर्माण 2009 में चालू किया, और तब तक गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक परचेजेबल एफआईआर का नॉर्म्स आ गया था। उस परचेजेबल एफआईआर से हमने बिल्डिंग को रिवाइज प्लान करे। जहां हमने रिवाइज प्लान करे, तब उन्होंने 15 टावर वाले लोगों ने उसमें एक पिटीशन डाल दिया कि जी हमारा कंसेंट नहीं लिया गया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कंसेंट की पॉलिसी नोएडा अथॉरिटी में 2014 पर अरोड़ा जी बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नेफेरियस कंप्लिसिटी शब्द पर। सैंक्शन ऑफ फ्लॉड कंस्ट्रक्शन प्लान, मैंडेटरी डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक्स, ये सारी चीजें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। बहरहाल इससे आगे चल के एक सवाल अरोड़ा जी आपसे और है। अब बगल वाली बिल्डिंग भी आपकी है, सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट। जब जांच गुणवत्ता की जब जांच हुई कि ये भाई ये बिल्डिंग गिरेगी तो वहां पर जरा जांच कर लें, उसमें पाया गया कि पिलर कमजोर हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसी कैसी बिल्डिंग बनाई अरोड़ा जी जिसके 15-1 साल में पिलर ही कमजोर हो गए? आपको इस बिल्डिंग के गिरने से आपको नहीं लगा कि इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, किसी तरह का वो कोई तो आपने नुकसान रिपेयर नहीं कराए हुआ? हैं पिलर, क्योंकि वो रिपेयर जब नहीं है। गुणवत्ता जांच हुई तो उसमें पता चला कि कमजोर हैं पिलर। आप मुझे एक बार बताइए, 15 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हम बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस भी साथ साथ कराएं? आपके घर के अंदर कहीं लीकेज अगर होती है और आप उसको छोड़ दें कि जी इसके अंदर लीकेज चलती रहेगी, अरोड़ा जी ये तो ऐसे लग रहा है कि आपने लोगों के मत्थे मर दी कि मैंने तो बना के दे दी, अब आप रिपेयर कराइए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। पिलर विलर जो है आदमी अपने घर की मरम्मत करा लेता है, पिलर की मरम्मत थोड़ी कराएगा खुद, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम लोगों की 5 साल की लायबिलिटी होती है बिल्डिंग के साथ, और एज पर द रेरा रूल्स हम 5 साल के बाद या जिस दिन हम लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं उस दिन के बाद जो है रेरा के रूल के मुताबिक भी, और जो है अपार्टमेंट। चलिए अरोड़ा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछ दूं। आप ही की एक बिल्डिंग है इको विलेज, जिसके 30 जून 2022 को एक रिपोर्ट आई कि 2 पिलर कॉम्प्रोमाइज हो गए। रोड और पिलर का जो जॉइंट है पिलर का, सोचिए पिलर ही खुल जा रहा है। ऐसी कैसी कंस्ट्रक्शन हुई? यहां तो 10 साल 5 साल भी नहीं हुए, यहां तो अभी रजिस्ट्रियां ही नहीं हो रही हैं। ऐसा है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। जहां की आप बात कर रहे हैं वहां बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बिल्डिंग पर काम चल रहा ना। जहां बिल्डिंग हैंडओवर हो गई है वहां मुझे आप बताइए कि जी इस बिल्डिंग में ये कमी है। अरोड़ा जी, क्या इको विलेज सोसाइटी में लोग नहीं रहते? और अगर खुदा ना खास्ता आप ये समझिए अगर वो पिलर किसी बिल्डिंग के नीचे खुल जाता तो क्या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता? और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे मजे की बात यह है, मुझे यह बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सबसे बड़े डिफॉल्टर सुपरटेक बिल्डर हैं, जिन्होंने पैसा अपना बकाया नहीं चुकाया है, और बहुत सारे लोग आपके खिलाफ निरंतर रूप से शिकायत करते हैं कि आपने उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई फ्लैट में। तो एक आदमी रजिस्ट्री करे बिना एक फ्लैट में रह रहा है, देखिए हम लोग वहां पिलर खुल जाता है। लैंड का पेमेंट हमने पूरा कर चुके हैं और कहीं डिफॉल्टर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर रखा है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा सारी लायबिलिटी हमारी क्लियर हो जाएगी। अरोड़ा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल है, आप बताइए कि ये लायबिलिटी कानून ये सब तो एक बात हो गई, आपकी बिल्डिंग के भरोसे पर और विश्वास पर लोगों ने अपनी पाई जुटा के फ्लैट खरीदा, आपने फ्लैट दे भी दिया। कल को अगर कुछ अभद्र घटना होगी, जैसे कि कमजोर पिलर खुलने और टूटने, ये सब चीजें अब दिखाई दे रही हैं, तो क्या आपका मन कचोटेगा नहीं कि मैंने ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसके पिलर खुल जा रहे हैं, जिसके पिलर कमजोर हो जा रहे हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी अभद्र या अप्रिय घटना हो जाए जो अब तक, गनीमत है भगवान का, नहीं हुई है? हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं इस रियल एस्टेट में, और करीब 70,000 लोगों को मकान दे रखा है। 70,000 लोगों को मकान में आज तक तो कोई शिकायत नहीं है, और
मैं आपको ये भी एश्योरेंस बताना चाहता हूं कि जी आगे आने वाले टाइम में भी जो हमारे होम बायर हैं उनको टाइमली पोजीशन दिया जाएगा और सारी डिलीवरी टाइमली दी जाएंगी। इस जजमेंट का और इस डिमोलिशन का मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अरोड़ा जी सवाल बहुत है। आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं है, 2010 से बहुत सारे लोग फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं और लगातार अथॉरिटी में शिकायत लेकर के गए हैं आपके खिलाफ। मैं ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि देख के बता रहा हूं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और उनका यह कहना है कि हमें सिर्फ वादा मिला है, रजिस्ट्री नहीं मिली, फ्लैट नहीं मिला, बहुत सारे फ्लैट अधूरे हैं, प्रोजेक्ट अधूरे हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो नोएडा रीजन के अंदर 2 इशू रहे। एक एनजीटी का, एनजीटी ने 10 किलोमीटर की रेडियस में सारे काम बंद कर दिए थे। दूसरा रीजन रहा है जहां आप इको विलेज की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है माननीय हाईकोर्ट ने एक स्टे लगा दिया था, क्योंकि जो किसान लोग एडिशनल कंपनसेशन के लिए गए थे, करीब 5 साल तक वो विवाद रहा। उस विवाद का इंटरेस्ट अथॉरिटी हमसे चार्ज कर रही थी। वो डिफॉल्टर आप कह रहे हैं। वो अरोड़ा जी देखिए, ये सारी बात है। मैं फिर इस वजह एक जो आदमी अपना जमा पूंजी लगाता है आपके फ्लैट में, मैं उसके तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल बस यही है कि कल को अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, पिलर कमजोर की बात सामने आ गई, एक पिलर टूटने की बात सामने आ चुकी है आपकी बिल्डिंग में, कल को कोई अभद्र घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम ये माने आपकी इस बात से कि 5 साल के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्डिंग आपने बना दी, उसके बाद 5 साल के बाद आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, जहां तक पिलर की बात है, पिलर जो है ना सिस्मिक के हिसाब से डिजाइन है, पूरे लोड के हिसाब से डिजाइन होते हैं। ये आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है कि पिलर टूट गया, पिलर बैठ गया। आपने तस्वीरें हैं अरोड़ा जी हमारे पास। हाँ, नहीं, आप हमको दिखा दीजिए, आप हमको बताइए। 30 जून 2022 को इको विलेज सोसाइटी में एक पिलर ऐसे खुल गया था, उसके बाद आपको नीचे लोहे की बल्लियां लगानी पड़ी। ये सब तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं। देखिए, ऐसा है जी, कंस्ट्रक्शन जब चलता है ना, तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन चीज होती है तो बहुत सारे फैक्टर, कहीं शटरिंग की वीकनेस आ जाएगी, कहीं जो है कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा लेबर का। ये एक दिन नॉर्मल चीजें होती हैं। बट आप मुझे बताइए कि आपने फ्लैट लोगों को बेचे, सपना बेचा, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप उसकी गुणवत्ता की भी गारंटी लें, या ये बोलें कि मैं जो बना रहा हूं मैं उसकी गारंटी लेता हूं, मैंने ठीक चीज बनाई है? और खास तौर से जब लोग भयभीत होते हैं, जब वो देखते हैं कि पिलर कमजोर हो रहा है या टूट रहा है, तो उनको आश्वस्त आप कैसे करेंगे? क्योंकि जितने लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं उनका डर लाजमी है कि कहीं मैं सोते सोते बिल्डिंग तो नहीं गिर जाएगी। देखिए, हर जो हम काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हर पिलर की क्यूब टेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, और उसके बाद ही बिल्डिंग बनाई जाती है। ये कहना कि जी पिलर कमजोर है, ये गलत है। कहीं भी पिलर कमजोर नहीं। आप जिस पिलर कमजोर की बात कर रहे हैं, आप उसका स्ट्रेंथ चेक करा लीजिए, अगर कमजोर होगा तो हम जिम्मेदार नहीं। चलिए अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सवालों को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।